नमस्कार। पीएमसी हिंदी के आत्मा की यात्रा की इस श्रृंखला में मेरे प्यारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं राधिका अग्रवाल आज फिर आपके लिए ले आई हूँ एक नई कहानी, आत्मा की कहानी। आज हम मिलेंगे दिल्ली के एक अद्भुत मास्टर से, जिन्होंने 5 साल के कम समय में इतना कुछ जान लिया, इतनी गहराइयों में वो पहुंच गई जिसे समझ लेना आसान नहीं है, लेकिन हम प्रयास करेंगे। उनका स्वागत मैं हरिवंश राय बच्चन जी की पंक्तियों के माध्यम से करना चाहूँगी। कर जुनून हो सर पे तेरा और अंतर पर हो विश्वास, तो ठोकर और ठुकराने का कहाँ होगा तुम्हें एहसास। अपने तपस्या के इस मार्ग पर कई बाधाएं आई, कई मुश्किलें आई, पर वो आगे बढ़ते गए। आइए दर्शकों, हम स्वागत करते हैं दीप्ति नादेला जी का दिल्ली से। नमस्कार दीप्ति जी। नमस्कार मैम। पीएमसी हिंदी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। आत्मा की यात्रा में आप आए, हम धन्य हो गए। थैंक यू सो मच आपको भी एंड द होल टीम ऑफ पीएमसी हिंदी, थैंक यू सो मच। और बताइए दीप्ति जी कि कैसे आपका ये ध्यान का सफ़र शुरू हुआ। ध्यान के पहले क्या थी परिस्थितियाँ जिसके कारण आप ध्यान में आई? मैं तेलंगाना, आंध्र के जो दूसरा स्टेट है तेलंगाना से बिलोंग करती हूँ एंड बचपन से ही डिफरेंट बिहेवियर था मेरा। घर पे ये बोला जाता था, इसकी बातों से मतलब वे ऑफ टॉकिंग मेरा अलग ही होता था, वर्डिंग्स एंड लैंग्वेज मेरा अलग ही होता था। बहुत ही छोटी थी, 6 ईयर्स 7 ईयर्स की थी। छोटे सी विलेज है हमारा, पालड़गु विलेज वैरा मंडल में। कोई भी बॉडी वेकेट करते थे तो मुझे ऐसा लगता था ये कहाँ गए, क्यों ये सब रो रहे। अभी सुबह तक तो थे ये दादाजी, अब कहाँ चले गए। सब लोग रो रहे होते और मेरे अंदर प्रश्न उठता था और मैं हिम्मत करके किसी से पूछती थी ये कहाँ चले गए। बोलते थे भगवान के पास चले गए। मैंने बोला ये भगवान अजीब है, कहाँ लेके जाते हैं और लेने जाने से क्यों रो रहे, इस तरह का लगता था। और कोई छोटा सा बेबी किसी का घर में पैदा हुआ तो सब सेलिब्रेशंस और मेरे अंदर क्वेश्चंस, तो ये कहाँ से आ गए बेबी। सब बोलते थे उनकी मम्मी की पेट से, मम्मी की पेट में कहाँ से आ गई, तो बोलते थे भगवान ने दिया। मैंने बोला ये कैसा अजीब भगवान है, किसी को ले जाते वो रो रहे और किसी को देते या हंस रहे। तो इस तरह की सवाल करती थी तो मुझे कहीं लोग अवॉइड करते थे ताकि ये इस तरह के प्रश्न करती है करके। सो बचपन से ही वो पूरा क्वेश्चन बैंक बन गई थी मेरा माइंड, लेकिन मेरे प्रश्नों की उत्तर कहीं नहीं मिला। एंड धीरे धीरे स्टडीज़ मेरा जल्दी कंप्लीट हो गया एंड आई शिफ्टेड टू दिल्ली 21 ईयर्स बैक 1999। दिल्ली आने के बाद भी सबसे पहले तो मुझे लैंग्वेज नहीं आता था हिंदी। सो फिर हिंदी लैंग्वेज के लिए जैसे जॉब में जाती थी तो वहाँ पे मैं इंग्लिश बोलती तो वहाँ नहीं चलता था। फिर 1.5 मंथ में मैंने हिंदी बोलना सीखा। लेकिन ऐसा लगता था उधर प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ कहीं ना कहीं पेरेंट्स को मिस करते थे। ऐसा लगता था मुझे वापस बार बार आंध्र चले जाऊँ, यहाँ तो मेरा कोई है ही नहीं, दिल्ली में कोई नहीं, इस तरह का फीलिंग आता था। तो कहीं मतलब सपोर्ट नहीं है, कहाँ फंस गई हूँ, ये सब थॉट्स मेरे अंदर बिल्ड हुआ। ग्रेजुअली मुझे कभी भी पहले फीवर का हेल्थ इश्यूज़ नहीं होता था, बट वो हेल्थ इश्यूज स्टार्ट हो चुकी थी। एक तरह से जॉब करती थी और पर्सनल और हेल्थ इश्यूज सब जगह पे मुझे ऐसा लगता था चारों ओर मैं फंसी हुई हूँ, एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ढूंढ रही हूँ तो ऐसा लगता था मैं दूसरा जगह का फंस रही हूँ, तो दूसरे जगह में जा रही हूँ तो तीसरी जगह फंस रही हूँ। तो कभी कभी ऐसा मेरे अंदर से लगता था कि क्या इन सब की एक सॉल्यूशन नहीं है क्या, इन सब का इस एंगल, इस डिफरेंट एंगल की मैं बीच में एक मूल बिंदु हूँ, उस बिंदु का मतलब कोई एक सॉल्यूशन नहीं है क्या। बहुत ढूंढती थी मैं और अंदर ही अंदर एक तूफान, किसी को कुछ बोलने का शब्द भी नहीं होता तो मैं बोल भी नहीं पाती थी, अंदर से एक बहुत बड़ा तूफान। देन 2014 मैं पहले मेडिकल डिपार्टमेंट में काम करती थी एज ए फार्मासिस्ट। देन आई शिफ्टेड टू एजुकेशनल डिपार्टमेंट
एजुकेशन डिपार्टमेंट में एज ए प्रिंसिपल IIT PMT कोचिंग ऑर्गेनाइजेशन में थी। सो उससे पहले भी कई सारे अनुभव होता था, लेकिन उन सब बातों को मैं नहीं समझ पाती थी। 2014 में मुझे मेडिटेशन के बारे में बोला, 2015 से मैंने उसका कंटिन्यू किया। द ग्रेट मास्टर रोशन के नायडू जी, उन्होंने बोला था कि मैं ऑफिस से आने के बाद मेरे हेल्थ इश्यूज़, स्लिप डिस्क प्रॉब्लम, साइनसाइटिस, माइग्रेन, इस तरह की डिफरेंट इश्यूज़ था। एलोपैथी मेडिसिन खाती थी, बट उसके साइड इफ़ेक्ट्स ये सब जानते हुए मैंने उसको अवॉइड किया। आयुर्वेदिक एंड होम्योपैथी ये सब, इवन मैं हैदराबाद जाती थी मेडिसिन लेने के लिए, लाखों रुपए मैं खर्च करती थी उसका पीछे। पंचकर्मा करवाई थी केड़ा डाबर नजफगढ़ आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में भी। मतलब बहुत ही एक्सपीरियंसेस रहा मुझे इसको लेके। जब वो मेडिटेशन के लिए बोला रोशन जी ने, मेरे बेटी को एबाकस सिखाने के लिए आए थे, मैं ऑफिस से आई थी, जनरली ऐसे बैठी हुई थी, तो सर ने बोला कि मैम मेडिटेशन करते हैं। मैंने बोला मेडिटेशन ये क्या है? मैं एक्चुअली योगा में थी, 10-12 साल हो गए तब तक मेरे योगा में थी, आसन प्राणायाम करती थी। मेडिटेशन उन्होंने बोला बस हथेली जोड़ दीजिएगा, क्रॉस लेग करके आंख बंद करके सांसों पे ध्यान दीजिए। मैंने बोला आप मजाक कर रहे हैं, इससे क्या होगा? क्योंकि एजुकेटेड पीपल को सबसे पहले तो लॉजिकल माइंड चलती है। तो मैंने उनसे यही पूछा था इससे क्या होगा, तो कहते हैं आप, उनको लगा कि ये नहीं सुनने वाली है तो मतलब कुछ होगा नहीं होगा कोई बात नहीं, कुछ नुकसान तो नहीं है। मैंने बोला हाँ ये बात ठीक लगा, कोई नुकसान तो नहीं है उनकी बात सुनने से। देन मैंने बोला चलो आपने बोला है 5 मिनट, फिर मैं 5 मिनट बैठ देती हूँ। तो उनको लगा कि ये 5 मिनट के लिए इनको बोला, ज़्यादा बिठाऊंगी तो ये कुछ बोले ना, तो बट उस 5 मिनट कंटिन्यू होते होते 20 मिनट्स में डे 1 ही कहीं कनेक्ट हो गई पूरा। ऐसा लगा कि यहाँ पिलर एक खुल गया, एंड ईच एंड एवरी एटम, इस यूनिवर्स की ईच एंड एवरी एटम का साथ मेरा कनेक्शन का फील हुआ। एंड उस दिन थोड़ा सा घर पे भी ड्रामा हुआ, क्योंकि डे 1 था और किसी को कुछ भी नहीं पता था। मेरे साथ जो मेडिटेशन में बैठे थे हस्बैंड, मम्मी और कजिन्स, वो सब और भी 5 to 6 मेंबर्स थे, वो सब 20 मिनट्स के बाद उठ गए। लेकिन मेरा जो वो कनेक्शन बना, तो वो बोल रहे हैं कि लास्ट 10 सेकेंड्स 9 सेकेंड्स आ जाओ बाहर, बट मेरा आने का स्थिति नहीं बना। एंड उसी कनेक्शन में रहे, बल्कि ऐसा लग रहा भैया चुप हो जाओ, मुझे बाहर ना बुलाए तो बेहतर रहेगा। तो उस दिन का जो एक्सपीरियंस है वो वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा मेरे साथ। तो लेकिन सब लोग घबरा गए थे, मम्मी वगैरह, ये क्या किया, मेरी बेटी तो बाहर ही नहीं आ रही है, मेरी बेटी के साथ कुछ किया है क्या, ये कहाँ कनेक्टेड हो गई, ऐसा फील किया। 8:30 रात को जब स्टार्ट किया, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 1:30, पूरा इतने घंटे कंटिन्यूसली बैठने के बाद जब उठ के देखा तो सब लोग फिर वहीं पे रेस्ट कर रहे थे, कब मैं उठूँ मेरा इंतज़ार कर रहे थे। तो बीच में मुझे उठाने के लिए जब कोशिश किया, उन्होंने एक आधा बार मुझे टच करने की कोशिश किया, तो उनको लगा बहुत ही करंट आ रही है इसके अंदर। देन आई रियलाइज डे 1 कुछ ऐसा लगा, मेरा सब प्रश्नों की उत्तर मिल गया और ईच एंड एवरी सेल के साथ कनेक्शन का महसूस हुआ। कुछ कनेक्शन, कुछ मेरा भीतर की जो डिसकनेक्टेड था वो कनेक्ट हो गई, वो फील हुआ, लेकिन समझ नहीं था, कॉन्शियस माइंड में कुछ नहीं था। तो मैं प्रैक्टिस कर, क्योंकि वो टेस्ट मिल गई मुझे, ऐसा लगा जिसके लिए मैं ढूंढ रही हूँ, कहीं पे भी नहीं मिला, लेकिन उस दिन वो टेस्ट मिला। उसके लिए मैं फिर कंटिन्यू किया उस मेडिटेशन को। ऑफिस में जब भी मौका मिले मैं मेडिटेशन कंटिन्यू करती थी। ऐसा था कि जैसा मैं मेडिटेशन अपनी लाइफ में आया, तुरंत ऑफिस में मेरा ऐसा होता था 8-9 घंटे के जो काम है मैं 10-10 घंटे करती थी। लेकिन जब मैं मेडिटेशन करना स्टार्ट किया, ऐसा लगा कि यूनिवर्स ने मुझे टाइम दे दिया मेडिटेशन के लिए। मुझे इतना फ्री टाइम, इवन ब्रांच शिफ्ट हुआ, बहुत ही फ्री टाइम मिलता था। कंटिन्यूसली 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे इस टाइम कंटिन्यूसली मेडिटेशन करती थी। एंड विद इन 2 months स्लिप डिस्क का इश्यू, माइग्रेन का इश्यू, साइनसाइटिस का इश्यू धीरे धीरे अपने आप दूर होते गए। ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्रश्न हो गया, ये कैसा दूर हो रहा है? मैं तो सिर्फ आंख बंद करके बैठ रही हूँ
और इससे ये कैसा हो गया। जैसा मैं प्रश्न डालती थी तुरंत आंसर आता था। जैसा मैंने प्रश्न डाला ये कैसा हो रहे हैं, मेरे बॉडी में क्या एनर्जी सिस्टम चल रहे हैं, कहाँ से एनर्जी आ रहे हैं, और ईच एंड एवरी सेल में जाके जैसे होते हैं ना कि जैसे हम लोगों को तबीयत खराब हो जाता है तो एक ब्लैंकेट ओढ़ के जैसे सो जाता है, सेल्स भी ऐसा सोया हुआ था। और वो लाइट उनके पास एनर्जी जाते ही उठ के एक्टिव हो रहे हैं, प्लेफुल मोड में आते हुए मैं अपनी सेल्स को देख रही हूँ। लेकिन मैं एनालाइज नहीं कर पाती थी क्या देख रही हूँ मैं इन सब चीज़ों का। धीरे धीरे जैसे प्रश्न आता था वैसे जवाब मेरा भीतर से ही आता था। तो ग्रेजुअली मुझे ये सब समझ में आ गया, ये तो पूरा एनर्जी का खेल है। जब एनर्जी है तो मैं तो परफेक्ट हूँ, हेल्दी हूँ। यदि एनर्जी नहीं है तो मैं बीमार हूँ। ये सब नाम का ड्रामा है जो चल रहे, वो साइनसाइटिस बोलो, कुछ और बोलो, माइग्रेन बोलो या स्लिप डिस्क बोलो, उस पर्टिकुलर पार्ट में उस सेल में एनर्जी नहीं होने की वजह से वो ये सब चीज़ें हो रहे हैं। तो नाम कुछ भी हो, वहाँ एनर्जी भेज दो, सब कुछ खत्म। एक कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर हो गया था। वाह, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग। 5 घंटे पहले ही दिन आप बैठ गए ध्यान में। जब आप ध्यान से बाहर आए तो आपने घड़ी देखी, आपको ऐसा महसूस, क्या समय आपने क्या अनुभव किया बाहर आते ही? बाहर आते ही जो पिलर, वाइट पिलर की जो कनेक्शन मेरे साथ उस दिन कनेक्ट हो गई थी, बस उसकी सेंस करती रही। और जैसे लाइट रे के सामने कोई धूल मिट्टी आता है तो कैसा उसकी मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स, करोड़ों मॉलिक्यूल्स के साथ मेरा कनेक्शन, बस बार बार वो याद आती रही। मैं नॉर्मली सबके साथ बात कर रही हूँ, ऑफिस जा रही हूँ, घर पे बात कर रही हूँ, बात तो कर रही हूँ, लेकिन मेरा वो मॉलिक्यूल्स के साथ वो कनेक्शन जो है वो हमेशा रहा मेरा। उसी कनेक्शन से ही मैं आगे बढ़ती गई। उस दिन फिर परिवार वालों की क्या प्रतिक्रिया रही? हाँ, ये कभी आंख बंद करके ना बैठे उनको ये लगता था कभी आंख बंद करके ना बैठे, ऐसा लगता था। लेकिन ऑटोमेटिकली मेरे आंख बंद हो जाती थी, तो बस वो वेट करते थे अभी आ जाएगी या नहीं आएगी, आ जाएगी नहीं आएगी। इस तरह की एक अद्भुत यात्रा शुरू हो गई थी। तो ध्यान बाद में धीरे धीरे ये समझ में आ गया कि इतना कनेक्शन कहाँ से, क्या है, हम क्यों ऑटोमेटिकली ध्यान में जा रहे हैं। सब हम पास्ट लाइफ का जब मैं देखने लगी, जब वो स्टार्टिंग में मेडिटेशन करती थी, तो जो एक्सपीरियंसेस है सब चीज़ों से मुझे विद इन 2 मंथ्स मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए बेसिकली। कि पहले जैसा मेडिटेशन करती थी, दाढ़ी वाला, मूछ वाले, वाइट कलर के जो मुनि, महामुनि, ये सब दिखते थे। कौन है ये ऋषि महामुनि, इस तरह के क्वेश्चन करती थी अपने आप को। बाद में समझ में आ गई तो ये तो मैं ही थी, पास्ट लाइफ में इतने तपस्या कर करके आए हुए मैं ही थी। तो इसलिए इतना जल्दी कनेक्शन हो गया, ये समझ में आ गया मुझे। वंडरफुल। तो जैसा आपने कहा था कि बहुत से प्रश्न थे इस अनुभव के पहले, तो आप कहाँ कहाँ उत्तर खोज रहे थे अपने प्रश्नों का? किस तरह उत्तर खोज रहे थे? इतने साल के बचपन से आपके प्रश्न थे, क्या क्या किया आपने उन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए? प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए बचपन में मैं सबसे पूछती थी, और कहीं बुक्स में ढूंढती थी, जो पढ़ाई की स्कूल की बुक्स में। जैसे 4th क्लास कंप्लीट हो गए, 5th में होगा मेरा प्रश्न की जवाब, नहीं 5th से 6th, जब सबके लिए ये एंग्जाइटी होता था, अच्छा 6th में हम जा रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कम से कम इस बुक्स में तो मिल जाए मुझे, नहीं वहाँ पे भी नहीं मिला और नहीं, और कहीं नया लोगों से मिल रही हूँ, यदि इनसे बात करने से कुछ ऐसा होगा, नहीं। तो खोजते 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 थक गई, लेकिन प्रश्न के आंसर नहीं मिली। वाह फ्रेंड्स, आपने देखा कैसे इतनी ज़्यादा प्यास, लेकिन ध्यान के एक बूंद ने इनकी प्यास बुझा दी। ये होती है ध्यान की गहराई, कि बहुत लंबी तृष्णा को भी एक बार में शांत कर दे। यस। तो दीप्ति जी, फिर आगे आप कैसे बढ़ी? आपको क्या क्या समझ में आया ध्यान के बारे में? ध्यान क्या है? बस आंखें बंद करना ही ध्यान है? यस। उसके बाद मुझे
पता चला मेरे मम्मी का तबीयत खराब। मेरी मम्मी का गांव में बैग को गिर गए थे वो, जिसमें गिरे वो सीमेंट के रॉड के ऊपर गिरे, तो रीढ़ की हड्डी में जो बोन्स है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे। तो एक दूसरे की, इवन ऐसा डॉक्टर्स ने बोला कि एक बोन के वर्टिब्रे में कई सारे जो बोन्स होते हैं एक दूसरे के अंदर घुस गया, उसके वजह से स्पाइनल कॉर्ड में गैप भी आया, डिस्टर्बेंस भी आया, उससे सियाटिका नर्व्स में कंप्रेशन आ रहा था, तो वो चलने का स्थिति में नहीं थे। 1 साल हो गया था उनको चोट लग के, लेकिन धीरे धीरे पूरा सिम्टम्स बाहर आया। विजयवाड़ा हैदराबाद में कई सारे आर्थोपेडिक्स को दिखाने के बाद उनका यही था कि उनका इतना जल्दी ठीक नहीं होने वाला है, इनको पूरा 2 साल तो बेड रेस्ट करवाना होगा और 10 to 15 लाख आप लोग इकट्ठा कीजिएगा, ऑपरेशन करेंगे। लेकिन ऑपरेशन में एक छोटा सा नस भी इधर उधर भी हो जाए तो पैरालिसिस हो सकता है। तो इस तरह की पूरा ये फीडबैक मिला हमें। मैं दिल्ली में थी, मेरे एक ब्रदर है, तो मेरे ब्रदर इतना परेशान होते हुए मैंने कभी नहीं देखा। तो एक दिन फ़ोन करके ब्रदर ने बोला कि मम्मी का हालत, इतना छोटा उम्र में मम्मी का हालत इस तरह की देख के मैं दुख हो रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मुझे ये अजीब लगा कि मेरे भाई दुख हो रहे और कैसा, फिर लेकिन मुझे ये समझ में आया कि यस, विथिन 2 मंथ्स मैं ठीक हो गई हूँ। बस एक फंडा मुझे क्लियर हो गई, ध्यान करने से ठीक हो सकता है क्योंकि एनर्जी का खेल है। फिर मैंने मम्मी को बोला मम्मी को मेरे पास भेज दीजिएगा। वो बिल्कुल 2 कदम भी आगे नहीं चल पा रहे थे, बेड रेस्ट में ही थे गांव में। फिर वहाँ से कैसे ना कैसे करके दिल्ली लेकर आए। इवन हम 2nd फ्लोर में रहते तो उनको 2-3 लोग उठा के लेके आए ऊपर। फिर मम्मी को मैं ऑफिस जाती थी, मॉर्निंग उनको जो भी चाहिए होगा वो सब उनके बेड के पास सेट करते, वो ओनली वॉशरूम के लिए दीवार पकड़ के जाते थे। फिर उनके पास एक फ़ोन रखा, उनको मैंने बोला मम्मा इस तरह के आप है ना एक ध्यान करो, क्योंकि बैठने का स्थिति तो उनका है नहीं, उनको लेट के ही करने के लिए बोला था। तो लेट के मैंने बोला सांसों पे ध्यान दो। फिर मम्मी को अजीब लगा, ये सांसें कैसे दिखेंगे, सांसों पे कैसे ध्यान देंगे। मैंने बोला आप धीरे धीरे कोशिश करो, शुरू में ऐसे ही लगेगा आपको, कोशिश करो, कुछ दिन में पता चलेगा। फिर मैं फ़ोन रख के उनसे ऑफिस से फीडबैक लेती थी, मम्मा सांसें दिख रहे। 2-3 दिन के बाद उन्होंने बोला हाँ बेटा अब दिखने लगे। मैंने बोला ऐसे ही करते रहना। फिर वो लेटे लेटे ही मेडिटेशन करते। फिर उनका एक आदत हो गया एवरी डे सांसों को देखना, पूरा दिन रेस्ट में ही रहना और मुझे फीडबैक देना। तो 1 हफ्ते से उन्होंने फीडबैक देना शुरू किया, बेटा मुझे मेरे अंदर है ना कुछ हो रहे हैं, कुछ हिल रहे हैं। मैंने बोला अच्छी बात है। मुझे उस टाइम इतना नॉलेज भी नहीं था क्या हो रहा है, मैं उनको कुछ समझा दूँ, लेकिन एक बात पकड़ती थी मैं, अच्छी बात है, अच्छी बात है, जो भी होता है अच्छी बात है। इस बात को मैं जानती थी उस समय, मेडिटेशन में जो भी होता है अच्छा के लिए होता है। तो फिर मम्मी बोलती थी कि मेरा एक मूवमेंट शुरू हो गया मेरे वर्टिब्रे में। मैंने बोला ये कैसा हो गया, कोई बात नहीं मम्मी अच्छी बात है। फिर उन्होंने बोला कि ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे कुछ फैल रही है। मैंने बोला नाइस। वर्टिब्रे में उनका कहना है कि जब वो बारिश के वो तारे झलकते ना, जैसे बिजली कड़कती है, बेटा मेरे रीढ़ की हड्डी में एकदम से बिजली कड़क रही है। मेरा भी प्रश्न ही था उस समय, मुझे भी जवाब नहीं पता था, लेकिन मैंने एंकरेज किया मम्मा को, वाह बिजली कड़क रही है, अच्छी बात है। बाद में मैं ऑफिस में बैठ के सोचती थी बिजली कैसे कड़क रही है। तो फिर धीरे धीरे मम्मा को ये कहना है कि बेटा ये क्या हुआ, मेरे ध्यान में ना कोई सफ़ेद दाढ़ी वाले आए, सुई धागा लेकर आए और मेरे बॉडी को सिल रहे हैं। मैंने बोला ये क्या हो रहा है मम्मी के साथ, ये क्या हो रहा है। फिर भी मैंने बोला मम्मी अच्छी बात है, जो भी होता है अच्छा के लिए होता है। फिर मैं सोचने लगी दाढ़ी वाला कौन है, सफ़ेद दाढ़ी वाला कौन है, क्या है, ये क्या हो रहा है, सुई धागा और ध्यान में ये सब। फिर मैंने रोशन जी से पूछा ये सफ़ेद दाढ़ी वाला कोई दिख गया मम्मी को, वो बोलते बधाई हो। मैंने बोला ये क्या बधाई है, ये क्या हो रहा है। कहते मैम ये सर्जरीज होता है। सर्जरीज? मम्मी घर पे बैठ के ध्यान कर रहे हैं, कोई हॉस्पिटल में नहीं है, कोई ऑपरेशन थिएटर में सर्जरीज। कहते हैं ये सब फिजिकल वर्ल्ड में नहीं, एस्ट्रल वर्ल्ड में सर्जरीज होते, सफ़ेद दाढ़ी वाला कोई और नहीं है, पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी। तब वो मैंने उनका नाम सुना है। तो मैंने बोला इस तरह की आके सर्जरीज कैसे करते, ऐसा भी होता है क्या। बस मैंने सुन लिया, पूरी तरह से मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी।
लॉजिकल माइंड कहाँ जाएगा, इतना जल्दी तो नहीं जाएगा। देन मुझे पता चला, उस दिन मुझे बहुत याद था, तेलुगु में बाहुबली का मूवी जो हिंदी में तेलुगु में ही आई थी, तो दिल्ली में एक वहाँ पे उस दिन मॉर्निंग हमने बाहुबली मूवी देखने गए थे। एंड ईस्ट दिल्ली में पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी आ रहे करके रोशन सर ने बोला। मैंने बोला चलो इस एक बाहुबली को देखा तो दूसरा बाहुबली से मिलते हैं तो कौन है ये पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी? क्योंकि मैं एक्चुअली बचपन से ही मेरे पापा कम्युनिस्ट पार्टी लीडर थे। बचपन से ही कोई पूजा पाठ, किसी को मानना, कोई गुरु, ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं हमारा फैमिली में। बस एक रेबल और कम्युनिस्ट पार्टी का उसी में, और पापा की इस फिंगर को पकड़ के उनके पीछे पीछे उनकी क्या बस उन्हीं के साथ साथ चलने का आदत थी। बचपन से ही कोई घरेलू बातें हो रहे तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। पापा कम्युनिस्ट पार्टी लीडर्स, उनके बीच में बैठ के उनकी बातें सुनना अच्छा लगता था। और कभी कभी मम्मी पूजा पाठ करने के लिए बोलते थे, पापा बोलते थे किसको पूजा पाठ कर रहे हो तुम, इस तरह की ऐसा ही पली पड़ी। और यहाँ आके किसी के बारे में बोलने से भी मैं एक्सेप्ट करने वाली नहीं थी। तो फिर मैं ईस्ट दिल्ली गई थी। ईस्ट दिल्ली में वहाँ पे आपने ही तो वहाँ पे पूरा ऑर्गेनाइज किए थे। देन वहाँ जाने के बाद देखा हॉल में नियर अबाउट 300 to 400 मेंबर्स थे। फिर पितामह आने की समय आ गए, तो मुझे इवन पता भी नहीं था कैसा उनको हाई करूं, कैसे उनको ग्रीट करूं, क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं मेडिटेशन करने वाले हैं, ये सब पितामह आ रहे हैं तो उनको रेस्पेक्टफुल्ली बात कर रहे हैं, क्या है चलो सब लोग जैसा करेंगे वैसे फॉलो करोगे करके। जब वो एंट्री किया, पितामह आ रहे तो कुछ लोग शेक हैंड दे रहे हैं, कुछ लोग नमस्ते कर रहे हैं। मैंने सोचा चलो मैं भी नमस्ते कर लेती हूँ। जैसे उसी रास्ता से आगे बढ़ते हुए मेरे पास आए तो मैंने उनको नमस्ते बोला। नमस्ते बोल के मेरे हाथ में हट करके फिर उन्होंने शेक हैंड के लिए मांगा। जब शेक हैंड करते वक्त ऐसा मांगा कि मतलब एक पुराना जो कनेक्शन, पुराना फ्रेंड, ये नमस्कार दूर छोड़ो और शेक हैंड दे दो, मुझे वो फील हुआ। देन ओके वहाँ तक हो गया। उसके बाद कोई बात नहीं हुई। सर आके स्टेज पे बैठे हुए थे। स्टेज और हमारा चेयर्स के बीच में गैप था। सर ने बोला जितना चेयर्स है थोड़ा आगे कर लो, जो गैप है उसको कवर करने के लिए आगे करो। तो धीरे धीरे मेरा चेहरा बिल्कुल स्टेज के सामने आई। उस दिन मैंने मेडिटेशन किया। मेडिटेशन करवाने के बाद वापस बुला रहे हैं तो वापस, उस दिन भी यही हाल थी, मैं वापस नहीं आ पा रही थी। तो पितामह ने सबको बोला कि कंटिन्यू क्लैप्स करो। 10 मिनट कंटिन्यू क्लैप्स करवाया और मैं अंदर थी, मुझे अंदर से ये समझ में आ रहा था क्लैपिंग मेरे लिए ही हो रही है। इतना भी समझ में आ रहा था क्लैपिंग मेरे लिए हो रहा है। मुझे नॉर्मल स्टेट में लाने के लिए जब क्लैप पूरा कंप्लीट हो गया, मैं जब बाहर आई तो क्लैपिंग बंद करवाया पितामह ने। फिर उसके बाद उस दिन यही था, नो डॉक्टर, नो पूजा एंड नो नॉनवेज, ये कॉन्सेप्ट सर का था। नो डॉक्टर, मैं तब तक मैं योगा में थी, आसन करती थी, प्राणायाम करती थी। तो देन जब वो ओके नो नॉनवेज के लिए बोला, ठीक है किसी जीवी का मारने का हक नहीं है, वो समझ में आ गया। नो डॉक्टर, डॉक्टर के बिना कैसे चलेगा। एंड ये बोल रहे नो पूजा क्यों नहीं करना चाहिए। मैं पूजा बाद में, जैसा कई लोग पूजा में बहुत ही डिविनिटी का फील करते, पूजा क्यों नहीं करना चाहिए, ये सवाल। उस समय उन्होंने बोला कि आपको योगा प्राणायाम करने का भी ज़रूरत नहीं। मैं तो वहाँ बैठी हूँ और स्टेज में, आपको योगा प्राणायाम करने का भी ज़रूरत नहीं है। मेडिटेशन करने से उसका जो फ़ायदा है वो इसमें ही होगा। मैंने बोला ये कैसे बोल रहे, ऐसा कैसा होगा। जैसे मैं ऐसा कैसा होगा, मैं अंदर, मैं मुंह तो खोल ही नहीं रही हूँ, मैं यहाँ से मेरे प्रश्न आ रहे हैं, क्यों नहीं होगा, ऐसा ही होगा बोल रहे। अरे ये क्या, मैं तो पूछ ही नहीं रही हूँ, कोई माइक वाइक लगी हुई क्या, चेयर्स पे देख रही थी। तो क्यों हेल्थ रहना है, फिजिकली फिट रहना है तो आसन तो करना चाहिए, मेरा अंदर की सवाल था। वहाँ से स्टेज के ऊपर से बोलते पितामह, क्यों मैं कोई प्राणायाम आसन नहीं करता हूँ, मैं सलमान खान से भी फिट हूँ। मैंने बोला इनको कैसे सुनाई दे रही है प्रश्न। और कई सारे प्रश्न ऐसा होता था, क्यों बहुत सारे प्रश्न था ही।
प्रश्न ऐसा उठ रहा था, जवाब उधर से आ रहा था। उस समय हमारा ये भी सोचता है कि हम दिल्ली में रहे हैं, हैदराबाद में रहे। उन्होंने इतना तक भी बोला कि एक कदम उधर एक कदम इधर रखने की सोचना नहीं, ना हैदराबाद ना दिल्ली, डिसाइड करो। मैंने बोला ये क्या बोलते जा रहे, ये क्या हो रहे हैं यहाँ पे, तो ये तो कुछ गड़बड़ हो रहे। मेरे अंदर की पूरा उनको समझ में आ रहे, पता चल रहे ये कैसा। इस तरह के पूरा सेशन ऐसा लगा कि पूरा सेशन मेरे लिए ही हुआ है। मेरे प्रश्नों का ही उत्तर देते जा रहे थे। फिर सेशन हो गया। उनके पास उस दिन कोई 5 बुक्स दिया, किसी बुक का इनाग्रेशन होगा शायद, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 5 किताब उनके हाथ में दिया। देने के बाद सब मास्टर्स, सब फ्रेंड्स वहाँ जा रहे थे लेने के लिए उठ के, तो 4 बुक्स तो दे दिया सर ने। 5th बुक उनके हाथ में था। मैं चुपचाप देख रही थी, तो मुझे ऐसा इशारा करके बुलाया। मेरे हाथ में बुक पकड़ाते हुए उन्होंने तेलुगु में बोला, इसको पढ़ो। बोला दीन्नी चदवू, तेलुगु में बोला इन्होंने। बुक पकड़ा, मैं पीछे मुड़ी, अरे ये मेरे से तेलुगु में क्यों बोले। मेरे अंदर फिर प्रश्न शुरू हो गए, क्योंकि उनको पता ही नहीं मैं तेलुगु में पहली बार मिल रही हूँ, हैदराबाद में मिल रही हूँ। सब मेरे दोस्त जो है नॉर्थ में, सब हिंदी में बात कर रहे हैं, हिंदी में उनका सेशन चल रहे हैं। और उन्होंने बुक पकड़ाते हुए मुझे बोला कि इस दिन चदू। फिर मैं पीछे मुड़ के देखा, ये तेलुगु में क्यों बोले, मैं उनसे पूछूं, तो अपने दूसरों से बात करने में व्यस्त हो गए। फिर मैं आके उसी प्रश्न के साथ बैठी हूँ। जब वो पूरा सेशन कंप्लीट हो गया, स्टेज से उतर के उनको जाना था, जाते जाते मेरे पास आए, हाँ और बोलो। मैंने बोला कुछ पूछो, कहते हाँ बोलो। आपको कैसे पता मैं तेलुगु हूँ, मैंने पूछा। फिर थोड़ा डिस्टेंस था जब मैं ये प्रश्न कर रही थी, उन्होंने और पास में आके मेरे ब्रुकटी के यहाँ पे देखते हुए बोला, क्यों तुम तेलुगु का नहीं हो। मैंने बोला मैं तेलुगु का ही हूँ, लेकिन मैंने तो नहीं बोला आपको। फिर और पास में आके बोलते तुमने नहीं बोला। फिर मैंने समझ गए कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ पे, बहुत कुछ जानते हैं ये लोग। मैं नहीं समझ पा रही हूँ, कुछ तो हो रहा है यहाँ पे, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। तब मैंने मान लिया, हाँ मैंने बोल दिया। फिर मैं शांत होके बैठी। दोबारा एक और किताब मुझे ला के दिया उन्होंने, पढ़ने के लिए बोला, दैट इज़ द टर्निंग पॉइंट। कुछ है, हम एक मिस्टिक है, हम ही एक मिरेकल है, और बस उसकी दरवाज़ा खोलने का बाकी है। उस दिन सत्य कुछ और है, ये सब मैं माया में फंसी हुई हूँ। क्या है वो सत्य, वो पकड़ना है। उसके लिए फिर मैंने कंटिन्यू जब भी मौका मिला आंख बंद करके ध्यान देना शुरू किया। मेरा तो कुछ बोलने का मन नहीं हो रहा है दीप्ति जी। आपने मुझे निशब्द कर दिया है। आपकी माता जी का क्या हुआ फिर? फिर माता जी, मम्मी को मेडिसिन्स, आयुर्वेदिक के मेडिसिन्स हैदराबाद में मलकपेटा में दत्त कुमार जी का आयुर्वेदिक मेडिसिन्स दिलाए, क्योंकि एलोपैथी का कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स है। एक बीमारी के लिए खाते हैं तो 4 बीमारी ऐसा आ जाता है। क्योंकि मैं फार्मेसी पढ़ चुकी हूँ, मुझे पता था उसका बारे में, इसलिए मैंने फिर आयुर्वेदिक का डिसाइड किया उस टाइम। तो जब मेडिसिन स्किल चलता था उनका, एक महीने की 10-10 हज़ार की मेडिसिन चलता था, पूरा पन्नी भर के मेडिसिन होता था। मम्मी ने क्या किया, धीरे धीरे मम्मी बोलती थी, बेटा मेरे ना मेडिसिन की ज़रूरत नहीं। मैंने बोला मम्मी ऐसा मत बोलो, क्योंकि वहाँ भाई परेशान, सब परेशान है मम्मी के पीछे। अब ऐसा मत बोलो, ऐसा डिसीजन मत लो। बेटा मेरे अंदर से आ रहे, मुझे दवाई की ज़रूरत नहीं है। जब से वो बिजली कड़की है ना, तब से मुझे ऐसा लग रहा है मेरा रीढ़ की हड्डी ठीक हो गई। मैंने बोला प्लीज़ ऐसा मत बोल के दवाई बंद मत करो, जब तक हम टेस्ट नहीं करेंगे तब तक ऐसा कैसे ठीक हो जाएगा इतना जल्दी। डॉक्टर्स ने बोला 2 साल तक आपको वेट करने के लिए बोला। तो मुश्किल से उनका जो बात शुरू किया, उनका 1.5 महीना 1 मंथ 10 डेज़ 1 वीक ऐसा हुआ। तो कहते हम भरोसा नहीं कर रहे थे, लेकिन मैं जब ऑफिस जाती थी बेड से उठ के वो चलना शुरू किया, क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया मैं चल सकती हूँ। तो धीरे धीरे चलना शुरू किया। फ़ोन करके बोलती थी मैं आज चल पा रही हूँ। और पहले जब वॉशरूम के लिए उठती थी मेरा दर्द उठता था बहुत ज़्यादा, चुभता था जैसा नीडल्स से चुभा ऐसा चुभता था, लेकिन अब वो दर्द नहीं है। लेकिन मैंने एंकरेज नहीं किया, फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने एंकरेज नहीं किया। मम्मी को बोला
कि मम्मी प्लीज़ आप रेस्ट करो, डॉक्टर्स ने बोला रेस्ट करो तो रेस्ट करो, क्योंकि मानना था, डॉक्टर्स ने बोला। फिर धीरे धीरे मम्मी को तो खुद को समझ में आ रहा था, तो धीरे धीरे आपको नहीं समझ में आ रहे। मैं आज एक चीज़ आपको दिखाऊंगी करके उन्होंने शाम को ऑफिस से आने के बाद पूरा चलते हुए मेन गेट से बाहर आके मेरे छत की सीढ़ियाँ पहले दिन तो 2-3 सीढ़ियाँ चढ़ के दिखाया। मैं तो हैरान, मैंने बोला मैं सच में मम्मी को, मतलब बेसिकली क्या था, हमारा फैमिली में सबकी माइंड सेट ये हो गया, नॉट ओनली इन फैमिली, हमारा पूरा गांव में ये सेट हो गया कि ये अब बेड से नहीं उठने वाली। जब डॉक्टर्स ने मना किया तो अब बेड से नहीं उठने वाली है। तो जब मेरे आंखों के सामने उन्होंने 2 सीढ़ियाँ चढ़ के दिखाया तो मेरा तो होश उड़ गया। मैंने बोला ये क्या देख रही हूँ मैं, ये कैसा हो गया। फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, अब आके आप लेट जाओ, अब आके लेट जाओ, लिटा दिया लिटर। फिर अगले दिन ऐसे ऐसे उन्होंने 10 सीढ़ियाँ चढ़ के दिखाया, बोला कि मुझे इस पन्नी की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने बोला, उनके पास लॉजिकल माइंड नहीं है मैम, उनके पास लॉजिकल माइंड नहीं है, इसलिए उनको जल्दी चढ़ गया, जो चढ़ना था वो जल्दी चढ़ गया। तो पन्नी दिखा के बोला अब मैं इसको डस्टबिन में डालो तुम या मैं डालूं। मैंने बोला कोई नहीं डालेंगे, पहले एमआरआई डालेंगे, एमआरआई करवाएंगे। फिर मैं रोहिणी गई थी, वहाँ पे एमआरआई करवाया, उनको डिजिटली करवाया। फिर मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया, दत्त कुमार जी को, सर ये हुआ कि एमआरआई में नॉर्मल आया। कहते एमआरआई में कभी कभी 100%, क्योंकि 2 महीने हुआ मुश्किल से, ये हो ही नहीं सकता दीप्ति जी, कुछ गलत रिपोर्ट्स भी आ सकते हैं। मैंने बोला दोबारा एमआरआई करवाऊंगी, दोबारा एमआरआई करवाई। दोबारा में उनका रीढ़ की हड्डी का पोजीशन ठीक था और नर्वस सिस्टम का ठीक था। और इतना साइंस पढ़ चुकी हूँ, 8th क्लास से हमारा साइंस है, पूरा एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ चुकी हूँ, फार्मेसी पढ़ चुकी हूँ, तो मेरा माइंड एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। फिर डॉक्टर को फ़ोन किया, कहते हैं नहीं कुछ गलत, आप लोग गलत फहम में हो, गलत सोच रही हो, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने बोला अब मम्मी को आपके पास भेज रही हूँ, एमआरआई आपके पास भेज रही हूँ, जब आप बोलोगे तभी मैं दवाई बंद करूँगी। फिर मम्मी को मैंने हैदराबाद भेजा, तो उन्होंने रिपोर्ट से सेटिस्फाई नहीं थे। वहाँ पे दोबारा फिर उनको एमआरआई करवाया, सब तरह की टेस्ट करवा के उन्होंने बोला मिरेकल हुआ आपके साथ। ये क्या किया आपकी बेटी ने, दिल्ली ले जाके क्या किया आपके साथ, मुझे प्लीज़ बता दो। मम्मी ने बोला मेरी बेटी ने कुछ नहीं बोला, सांसों पे ध्यान देने के लिए बोला, लेटे लेटे मैं सांसों पे ध्यान देती थी। तो फिर जब वो मम्मी ने ये क्या है, फिर मेरे बात करवाया, मैंने बोला एक आनापाना सती मेडिटेशन सिखाया यहाँ पे किसी ने, तो मैं भी ठीक हो गई हूँ। तो मैंने सोचा मम्मी के पीछे सब परेशान है तो फिर मम्मी को भी बता दूँ, मैं तो नॉर्मली ऐसे बताया। तो कहते नहीं आपकी मम्मी ठीक है। मैंने बोला वाह ये तो वंडरफुल हो गया, ये तो मम्मी ठीक है। तो क्योंकि हम मेंटली प्रिपेयर होके बैठे थे, मम्मी कभी ठीक नहीं हो सकते थे, लेकिन ये तो बहुत बड़ा गिफ्ट मिल गया हमारे लिए। मैंने बोला डॉक्टर साहब ये तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू तो मुझे आपको बोलना चाहिए कि आज से मेरे पास जो आएंगे पेशेंट, उनका मेरा प्रिस्क्रिप्शन में मेडिटेशन ज़रूर होगा। मैं आपको थैंक यू बोल रहा हूँ करके। उसके बाद उन्होंने खुद मेडिटेशन करना स्टार्ट किया, एंड जो भी पेशेंट उनके पास आते हैं तो उनकी प्रिस्क्रिप्शन में साइड पे हाईलाइट करके मेडिटेशन कॉर्नर में लिखना स्टार्ट किया उन्होंने। तो उसके बाद उन्होंने कभी भी 2015 में जब से मेरा इस तरह के हील हुआ, तब से लेके अब तक हमारा घर पे कोई सिंगल टैबलेट नहीं आती, और मेरी मदर भी कभी भी कोई सिंगल टैबलेट, मेरा किड्स है वो भी कोई भी मेडिसिन नहीं लेते हमारा घर में 2015 से, जब से मेडिटेशन में आया तब से। फिर आगे इस रास्ते में कली ध्यान करते गए या और आगे कैसे बढ़े इस सफ़र में आप? यस, बहुत सुंदर प्रश्न है, क्योंकि मैं ठीक हो गई हूँ, मम्मी ठीक हो गई। ठीक हो जाएगा बोला मुझे रोशन जी ने, आप ठीक हो जाएंगे बोला। ये कैसे ठीक हो जाएंगे, जब मैंने प्रश्न किया हो जाएंगे आप ध्यान करो, लेकिन उसके अंदर क्या है, किसके वजह से हम ठीक हो रहे हैं, क्यों नहीं मेरा माइंड मान नहीं रही इन सब बातों को। तब वो फिर ये प्रश्न करके मैं बैठ जाती थी, तो मुझे विजन्स बहुत ज़्यादा दिखता था। फिर वही एनर्जी का जो खेल है, पूरा विश्व शक्ति अंदर जाती थी, अंदर ऐसा लगता था कुछ सेल्स पूरा ऐसा
सिकुड़ चुकी है, उसके अंदर की पूरा जूस निकल गया, ड्राई हो गया, पूरा सेल्स एक कॉर्नर हो गया। ऐसा लगता था जैसे कोई बच्चा बात ही करने वाला नहीं है तो एक कॉर्नर में जाके अपने आप को लोनली फील करते हैं, वो विजन्स दिखता था मुझे। और जब विश्व शक्ति आती थी ऐसा लगता था वो विश्व शक्ति सीधा वही जा रही है, मेरा बैक पेन है तो वही जा रही है सीधा, साइनस है तो वहाँ जाके उदास हुआ एक छोटा सा बच्चे को जैसा गोदी में लेते हुए एक माँ की तरह ऐसा विजन्स आता था। तो ये क्या है, जब वो विश्व शक्ति कॉस्मिक एनर्जी पूरा बॉडी में जाके जहाँ जहाँ डैमेज्ड सेल्स है उस सेल्स के पास जैसा जाती थी वो एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी, फिर उस सेल्स में इस तरह की धड़कन शुरू हो जाती थी। मतलब बिल्कुल ऐसा लगता था उसके अंदर जान नहीं है, तो वहाँ पे ये वाइब्रेशन दिखता था मुझे। वाइब्रेशन जब वाइब्रेशन जैसा दिखा और मेडिटेशन से उठने के बाद मेरा स्टेट कुछ और रहता था। उस जगह में ऐसा लगता था कुछ नया आ गया, कुछ नयापन आ गया, वहाँ पे कुछ हुआ है। क्या हुआ है? फिर क्वेश्चन, रिपेयर हुआ है। ये रिपेयरिंग, ये कैसे रिपेयरिंग? कहते यस, जब गाड़ी का ख़राब हो जाता है, गाड़ी का सर्विस के लिए जाते हैं तो रिपेयर होके आती है, सर्विसिंग चल रही है। मैंने बोला ये तो मैं गाड़ी नहीं हूँ, मैं बॉडी हूँ। तो इस बॉडी में कहते यस, ईच एंड एवरी सेल को ख़राब कर रखे हैं। किससे ख़राब किया? किसने ख़राब किया? ये तो भगवान दिए बोलते हैं ना हम लोग, ये तो भगवान ने मुझे बीमार कर दिया, भगवान ने मुझे ये कर दिया, तो ये तो भगवान देते नहीं, आपकी सोच विचार ने। मैं अपनी सोच विचार से डैमेज किया, यस। तब मुझे कहीं सारे कॉन्सेप्ट्स दिखता था, कॉन्सेप्ट्स की पूरा मैं उसको रिवील करने की कोशिश करती थी, इसके अंदर हिडन मैसेज क्या है। तब मैं वापस चले जाती थी 10 साल 15 साल पीछे, मैंने क्या सोचा वो याद आता था मुझे। जब मैं गांव से उस छोटी सी गांव में छोटी सी बच्ची सबके बीच में प्यार से पली पड़ी थी। घर से आगे जाओ तो चाचा, बड़े पापा, मम्मी, इन सब की एक छोटी क्वीन की तरह पली पड़ी थी। जैसा दिल्ली आई अकेली महसूस करती थी, 4 बंद कमरे में अकेली महसूस करती थी, हिंदी नहीं आती थी, कम्युनिकेट नहीं कर पाती थी। तो बार बार ऐसा लगता था मैं बस चले जाऊँ, वापस चले जाऊँ, मैं अकेलापन महसूस करती थी। वो जो सोचती थी 99 में, 2000 में, 2001 में, वो सोच विचार ध्यान में दिखता था मुझे, वो पुरानी दीप्ति दिखती थी। वहाँ क्या होता था, फिर प्रश्नों करती थी मैं। उस समय जब मैं सोचती थी मैं उदास हो जाती थी, दुख हो जाती थी अंदर ही अंदर। मैं एक्सप्रेस नहीं किया, मैं अपनी दुख को, इवन मैंने हस्बैंड को भी कभी एक्सप्रेस नहीं किया था। तो वो एक्सप्रेस नहीं करने से वो अंदर 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 जाती थी। तो वो यहाँ से मेरा जो दुख है वो एक धागे की तरह कनेक्ट हो जाती थी। फिर मुझे समझ में आ गया कि जो मेरा दुख है बाहर नहीं गई, मेरा दुख है अंदर चले गई, अंदर जाके बैठ गई वहाँ पे, क्योंकि उसको कहीं रास्ता नहीं था बाहर जाने का। तो फिर वो अंदर जाके वो अपनी जगह, जहाँ जहाँ जगह लिया वो जगह, उस जगह में जाके वो बैठ गई। और वो जगह में बैठने के बाद वहाँ से बाहर आने की रास्ता नहीं मिला, वो दिखता था। यहाँ मैं मेडिटेशन करती थी, 2015 में दीप्ति मेडिटेशन करती थी, 2000 में, 2001 में, 2002 में। उस समय दीप्ति ने क्या सोचा, उस सोच विचार के साथ कनेक्ट हो जाती थी। उस सोच विचार से मेरे अंदर क्या बनी, क्या यहाँ पे क्या साइनसाइटिस का रीज़न था, क्या माइग्रेन का रीज़न था, रीढ़ की हड्डी में रीज़न था, पूरा रीज़न्स बाहर आने लगी। फिर मैं उसका थोड़ा नोट डाउन करने लगी, कुछ कुछ नोट डाउन करती थी, कुछ कुछ चीज़ें मेरे लिए पजल बनता था, ऐसा होता है क्या। फिर मैं धीरे धीरे सेशन, मेरे अंदर तूफान शुरू हो गए। फिर मुझे पता चला कि एक सफदरजंग में पिरामिड मेडिटेशन सेंटर है, और इतना भूख ही थी अंदर से, इतना तूफान था कि मैं दूर थी, मुझे द्वारका से आने के लिए दूर थी। 6 बजे ऑफिस, 6:30 ऑफिस ख़त्म हो जाता था, फिर भी मैं सफदरजंग भागती थी।
सफदरजंग 1-1 घंटा सेशन के लिए आ जाती थी। इवन उस टाइम हस्बैंड को लगता था ये क्या कर रही है, घर आती तो आंख बंद करके बैठ जाती है, नहीं तो ऑफिस से सीधा कहीं और जा रही है। रात को 9, साढ़े 9 बजे 10 बजे घर पहुंचती थी तो बेटी सो रही होती, और मुझे ऐसा लगता था कि हस्बैंड इज़ नॉट हैप्पी विथ माई दिस टाइप ऑफ बिहेवियर। लेकिन मेरा प्रश्न था ना, मेरा प्रश्न फिर बचपन से ही मैंने मम्मी पापा से पूछा, सबसे पूछा, रिलेटिव से पाने की कोशिश किया, टीचर से पाने की कोशिश किया, सबसे पाने की कोशिश किया, लेकिन मेरे प्रश्न की उत्तर किसी ने नहीं दिया। अब यदि मैं हस्बैंड की मुंह देख के वो सेटिस्फाई नहीं है, वो खुश नहीं है करके मैं अब रुक जाऊंगी, ये जर्नी यहाँ मेरा ख़त्म हो जाएगा। नहीं रोकना मुझे मुझे मेरे प्रश्न की उत्तर पाके ही छोड़ना है, अब कुछ भी हो जाए, क्योंकि मेरे प्रश्न की उत्तर किसी और के पास नहीं है तो मैं खुद निकालूंगी। कुछ भी हो जाए इस लाइन को पार करना ही है। तो मैं कंटिन्यूअसली इधर उधर भागती थी। उस सेशन में क्या शब्द आता था उस शब्द की महत्व को पकड़ती थी, फिर मैं ध्यान में बैठती थी। उस शब्द की महत्व, ध्यान, ये सब मिलके मेरे कई सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया। धीरे धीरे मुझे ये समझ में आ गया, इस छोटी सी बात को ना समझते हुए मेरे जैसे कितने लोग दुख है। जब मैं सोचती थी मेरी मम्मी पापा मेरे पास नहीं है, मैं अकेली हूँ, सपोर्ट को मैंने लैकिंग फील किया, मेरे जीवन में कोई सपोर्ट ही नहीं है, तो तब मेरा रीढ़ की हड्डी में इफेक्ट आई और मैं इरिटेट हो रही हूँ क्योंकि जॉब में थके थके घर आती थी और छोटी सी बेबी है मेरा, क्रच से लेकर आती थी और मुझे पता है मेरी छोटी सी बेबी को खाना बना के खिलाना है, और लेकिन मैं एक मदर की रोल को पूरी तरह से नहीं निभा पाती थी क्योंकि मैं ऑफिस में थकी हुई आती थी, क्योंकि पूरा एनर्जी वहाँ ख़त्म हो जाती थी। मुझे ये पता ही नहीं था कि मुझे एनर्जी को कैसा बैलेंस करना है पहले। और उस समय जब घर आके बेटी को देखती थी, मैं अपने आप को गिल्टी फील करती थी कि मैं एक अच्छी मदर नहीं हूँ, क्योंकि मैं उसको खाना बनाने का मेरे अंदर एनर्जी भी नहीं है, उसको प्यार से मैं खिलाऊं। और जब को कुछ प्रश्न करती थी, कोई भी प्रश्न उसके अंदर छोटी सी बच्ची के मुंह से उठती थी, जवाब मेरा भीतर है, बोलने का हिम्मत नहीं थी, बोलने का एनर्जी नहीं थी। लेकिन जब मैं मेडिटेशन करते 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 ये मुझे समझ में आ गया कि मेरा अंदर पेशेंस ही बढ़ने लगी, एनर्जी बढ़ने लगी। जब वो एक प्रश्न करती थी मैं 2-3 जवाब देने लगी तो मेरा बेटी मेरे पास आने लगी। जो रिलेशन है उसको पहले बर्डन लगता था मुझे, ऑफिस से जाके फिर क्रच से बेटी को उठा के ले जाके घर जाना, खाना बना के फिर थके थके सो जाना, फिर सुबह भाग दौड़ करना, पहले एक पनिशमेंट लगता था जो है लाइफ। बाद में ऐसा लगता था कि नहीं, मेरा और बेटी का बीच में रिलेशन इतना अच्छा हो गया और मेरा और हस्बैंड का रिलेशन अच्छा हो गया। ऑफिस में तो मिरेकल हो गया। ऑफिस में भी ऐसा लगता था, पहले मैं उनको ऑर्डर पास करती थी, उनको मतलब वो बहुत इनसिक्योर फील करते थे। दीप्ति मतलब बहुत स्ट्रिक्ट रहती थी मैं, काम होना है तो होना ही है, काम नहीं किया तो जॉब से निकाल देती थी, मतलब इस तरह की थी एटीट्यूड, क्योंकि काम करना है, धर्म करना है, ये थी। और कहीं पर भी ऑफिस में ऐसा लगता था कि कोई भी काम नहीं कर रहे तो अब मेरा जॉब इनसिक्योर फील करते थे वो लोग। मतलब ऑफिस में भी मेरा पहले का एटीट्यूड रिफ्लेक्ट था, घर पे भी था। धीरे धीरे जब मेडिटेशन में आई, जो एनर्जी लैकिंग था वो एनर्जी को मैं गेन किया, एनर्जी जैसा मेरा अंदर आ गया, पेशेंस ही बढ़ गई और मैं हैंडल करने का तरीका ही बदल गया पूरा लाइफ में। और ऑफिस में भी उनको बोलती थी, जैसे पहले गर्ल्स कोई गलत काम करते थे उनको बोलते थे आप लोग काम नहीं कर सकते थे, ये है वो है, शब्द यूज़ करती थी। पहले मुझे ये नहीं पता था मेरे शब्दों की क्या असर पड़ रही है उनके ऊपर। अब बाद में जब मेडिटेशन करके इतना सेंसिटिविटी बढ़ गई मेरे अंदर कि नहीं, अब प्यार से समझाना है, फिर उनको हैंडल करने का तरीका चेंज हो गया। उनको मैं ये बोलती थी काम नहीं हुआ है ना, कोई बात नहीं, उसका रीज़न बता दो, मैं आपको मदद करूँगी, मैं आपको हेल्प करूँगी। तो मैं ये भी समझ गई कि उनके घर पे भी जो मेरे सबॉर्डिनेट्स है ऑफिस में काम करने के लिए आते थे, वो उनकी उनकी फैमिली भी तो है, फैमिली में उनका भी तो चैलेंजेस है, जैसा मेरा साथ अनुभव हो रहा है, मेरा बेटी, मेरा हस्बैंड, इस तरह के, तो उनके साथ भी तो ये हो रहा होगा।
बेचारी वो किस सिचुएशन में ऑफिस आ रही होगी, उल्टा मैं डांट रही हूँ, कहाँ जाएगी वो, किसको बोलेगी जाके ये तो मैं गलत कर रही हूँ। नहीं, प्यार से लेना है उनको। फिर उनके पास जाके बैठने लगी और वो डरने लगे, ये दीप्ति मैडम, क्योंकि दीप्ति मैडम की एक फिगर बनी हुई है उनके माइंड में कि नहीं स्ट्रिक्ट मैम है, काम नहीं होगा तो ऐसा करेंगे। लेकिन जब पास में बैठती थी उनको ऐसे लगता था ये मैम को क्या हो गया। धीरे धीरे उनको प्यार से, काम नहीं हुआ कोई बात नहीं, वो दूसरा कर लेंगे, टेंशन मत लो, इस तरह के। और इतना हो गया वो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स भी शेयर करने लगे। पर्सनल प्रॉब्लम जब शेयर करते थे तो मुझे ऐसा लगता था सबकी जीवन एक मिरेकल है, सब लोग दुख से भरे हुए हैं। और हम ऑफिस में क्या करते, कंपटीशन, ये एक दूसरे को टांग खींचना, एक दूसरे को पॉलिटिक्स, ये क्या कर रहे हैं हम, ये एक दूसरे को कितना दुख दे रहे हैं हम, कितना पागलपंती हो रही है ऑफिस में। नो, ये नहीं करना है। फिर मैं जितना हो सके उनको काउंसलिंग करना शुरू किया, नहीं आप ध्यान करो, कुछ नहीं होगा। फिर धीरे धीरे घर पे छोटी छोटी आर्गुमेंट भी होती थी, या बच्चे नहीं मान रहे होते और पेरेंट्स के साथ कुछ बातें हो रहे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रहे, वो शेयर करने लगे। फिर मुझे समझ में आ गया सबके जीवन में दुख है, इस दुख से बाहर लाना है। सबके जीवन में दीप्ति दिखने लगी मुझे, क्योंकि मुझे लगता था मैं तेलंगाना से आ गई हूँ, दिल्ली में फंस गई हूँ। इस तरह के तो सबके जीवन में है। जितना मैं दुख हो जाती थी, उस दुख को लेके मैं बीमार होके, तो ये तो सबके जीवन में है। इसका मतलब मुझे ये करना है, उनको इस दुख को दूर करना होगा। तो जिस रास्ता से मैं अपनी दुख से बाहर आ गई हूँ वो रास्ता उनको देना होगा। मैं ध्यान, बहुत सिंपल सी ध्यान को पकड़ के मैं उससे बाहर आ गई हूँ। यही सिंपल सा ध्यान देना होगा। फिर शुरू हो गए, मैं अपने कोलीग्स को, अपने सबॉर्डिनेट्स को, जिसको मौका मिले उनको ध्यान सिखाना शुरू किया। और मेरे एटीट्यूड में चेंजेस देखा और धीरे धीरे सब मेरे पास आने लगे। मैं कई बार मेरा ऑफिस में, मेरा कैबिन में बैठ के आंखों में पानी आता था। पहले भी वही दीप्ति थी, सब लोग दूर रहते थे, कैबिन में आने के लिए सोचते थे, लेकिन अभी भी वही दीप्ति है। 4 लोग खाने के समय बोलते थे मैम फटाफट खाना खाओ ना, हमें आपसे बात करना है। मतलब डिनर, जो लंच के टाइम होता था ऑफिस में, तो ऐसा अपने लगाव दिखाना शुरू किया। मैंने बोला मेरा अंदर की जो चेंजेस की वजह से सब लोगों के साथ कितना रिलेशन अच्छा हो गया मेरा। तो इसका मतलब एक ही चेंज है, ध्यान ने मेरा भीतर की बदलाव कर दिया। तो मैं सब पूरा सोसाइटी में जिनको दूर दूर रखा, वो रिलेशन अच्छा हो गया, फैमिली में अच्छा हो गया, बेटी के साथ अच्छा हो गया। जो पहले गिल्टी फील करती थी, वो गिल्टीनेस कहीं जाके उस इमोशन पूरा बॉडी में बार बार हेडेक इस तरह के आता था, अब वो गिल्टीनेस भी फ्री होने लगी। तो इस मेरा सोच विचार, मेरा इमोशंस का, मेरा बीमारियों के बीच के जो कनेक्शन को मैं रिवील कर पाई। और लगा कि नहीं, इस ऑफिस में, इस 4 दीवार के बीच में बैठ के, और इस बीच में ये भी हुआ आईआईटी के स्टूडेंट्स थे मेरे पास, उनके ऊपर मैंने ये प्रैक्टिकल करने लगी। श्री चैतन्य नारायणा के जो क्रीमी लेयर बैच आईआईटी स्टूडेंट्स को, एक अच्छा बैच को मेरे अंडर रखा गया। कॉन्फिडेंशियल बैच था वो, सेफ साइड, सेफ लगता था ऑर्गेनाइजेशन को कि दीप्ति का अंडर में होगा तो सेफ है, बच्चे इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे। और उन बच्चे को बिठा के मैं मेडिटेशन के लिए बोलती थी, मेडिटेशन करो। और मुझे हमारा पिरामिड मास्टर्स ने एक बहुत ही सुंदर सा स्पिरिचुअल रियलिटी का वीडियो बताए थे देखने के लिए। तो उस स्पिरिचुअल रियलिटी वीडियो यूट्यूब में देखती थी और वही चला के मैं उन बच्चे को बिठा देती थी, क्योंकि शुरू में कैसे गाइड करना मुझे पता भी नहीं था। जब मेडिटेशन में बिठाई आईआईटी का स्टूडेंट्स, उनका परिवर्तन, उनका मतलब पहले जैसा बिहेवियर था, उनका एटीट्यूड था। टीचर्स का क्लास ख़त्म होने के बाद वो आके मुझे फीडबैक देते थे। बेसिकली मैं बच्चे के साथ मिलजुल के रहती थी, मतलब बिल्कुल क्लोज रहती थी, ताकि उनका फीडबैक ले सकूं, उनका साइकोलॉजी पकड़ूं। तो फिर वो आके पहले कमेंट करते थे, मैम हो गया अब मैथ्स क्लास, झंझट खत्म, इस तरह की वर्डिंग्स था।
लेकिन जब मेडिटेशन में करने के बाद बच्चे में अंदर चेंजेस आने लगे। हाँ मैम, मेडिटेशन क्लास मैथ्स का क्लास कंप्लीट हो गया, आज कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गया। उनकी भाषा में बदलाव, उनके टीचर को देखने का स्टाइल में बदलाव। टीचर को ऐसा लगता है ना कि हाँ आ गया, क्लास ख़त्म हो गया, चले गया, लेकिन उनके साथ लगाव, कनेक्टिविटी बढ़ गया बच्चे का। भाई ये कैसा हो रहा है, ये कैसा, मतलब सिर्फ हेल्थ के लिए नहीं, वहाँ पे बच्चे का माइंड ओपन हो रहे हैं। जो क्लोज माइंड के साथ एक स्टूडेंट बैठेगा, टीचर जितना भी बोलते जाएंगे अंदर नहीं लेगा बच्चा। वो समय मुझे सीखने को ये मिला, बच्चे के माइंड ओपन हो रही है। ओपन माइंड से बच्चा बैठ रहा है तो फैकल्टी से जो टॉपिक सब्जेक्ट आ रहे हैं वो मैक्सिमम ले पा रहे, मैक्सिमम सब्जेक्ट लेके, और जल्दी जल्दी वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे वो। फिर मैं टीचर्स के पास जाके बैठने लगी, टीचर्स को भी मेडिटेशन के बारे में बोला। फिर मैं टीचर्स से बच्चे के बारे में फीडबैक लेने लगे, बच्चे का बिहेवियर में कैसा है ऐसा। टीचर्स ने बोला जब से आपने मेडिटेशन सिखाया बहुत ही अच्छा, कम समय पर उनका जो आउटपुट है बहुत अच्छा आ रही है। मैं इस तरह की रिसर्च शुरू किया। मेरे पास जितना बच्चे हैं उन्हीं के साथ, बच्चे के साथ बात करना और फैकल्टी के साथ बात करना और उनको ऑब्जर्व करना, उनकी वे ऑफ टॉकिंग कैसा आ रहे हैं। पहले क्या होता था कि क्लास में जाते ही एक दूसरे को बोलते अरे दीप्ति मैम आ रही है, दीप्ति मैम आ रही है, चुप जा। लेकिन बाद में मैम आ जाओ ना, क्लास खत्म हो गया, आ जाओ ना, अब हमारे पास आके बैठो। तो लैंग्वेज में डिफरेंस, यहाँ पे लैंग्वेज में डिफरेंस, घर पे मेरे बेटी के लैंग्वेज में डिफरेंस। घर पे भी तो मेरे बेटी है, मैं फिर वहाँ पे जो जागरूक अवस्था यहाँ पे लेकर आती थी, तब वो मेरे अंदर लगता था जो घर पे जो बेटी बैठी है, यहाँ पे क्लास में 30 बच्चे बैठे हैं, वो भी मेरा। तो इस तरह के लगाव बढ़ गया मेरा अंदर, मतलब धीरे धीरे वो सेंसिटिविटी बढ़ गया। फिर तब मुझे समझ में आ गया, नॉट ओनली फॉर हेल्थ तो ठीक हो गया, लेकिन ये तो 2 महीने में, मतलब पहले ही सीढ़ियाँ चढ़ी मैं, पहली सीढ़ी में ही खत्म। लेकिन सीढ़ियाँ तो कहीं सारे हैं, ये तो ओपन माइंड कर रहे हैं और कनेक्टिविटी बढ़ा रहे, सोसाइटी में एक अद्भुत रिलेशन बढ़ा रहे, क्योंकि सोसाइटी है, टीचर्स, बच्चे, मैं, एक सोसाइटी तो है वहाँ पे। इतना अच्छा रिलेशन बढ़ गया, सुंदर सा रिलेशन बन गया। पहले मतलब लंच का टाइम एक दूसरे से पूछना ये बहुत ज़रूरी है मैम, बाद में समझ में आ गया, क्योंकि ये सोसाइटी में इस तरह की हेल्दी रिलेशन बहुत ज़रूरी है। तो सोसाइटी के बारे में मुझे वो बच्चे ने सिखाया मैम, तो प्रैक्टिकली करते गई और मैं देखते गई रिज़ल्ट। फिर धीरे धीरे ऐसे बढ़ते गए। मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे धीरे धीरे इसको सब तक पहुंचाना है। मैं रिलेशन में मासियों को सबको बोलने लगी, कोई भी हेल्थ इश्यू बोलते थे तो मेडिटेशन के बारे में बोलने लगी, कोई फ्रेंड सर्कल में, कोलीग्स में, सबको बोलने लगी। सो इस तरह की जर्नी चलती रही। और मेडिटेशन में ऐसा लगता था कि एक तांडव शुरू हो रही है अंदर, एनर्जीज का तांडव होती थी, ऐसा शिव तांडव होती थी। शांति से बैठे हुए दीप्ति, लेकिन अंदर शिव तांडव, उन दोनों को बैलेंस नहीं कर पाती थी। फिर मैंने सोचा अब इस तांडव को बैलेंस करना है तो मुझे बस फाइनली भरतनाट्यम सीखना ही होगा। बचपन से मुझे पसंद था लेकिन नहीं सीख पाई थी, तो भरतनाट्यम सीखने के लिए मैंने फिर द्वारका में एक टीचर को ढूंढा, एक तमिलियन मैम मिला। फिर मैं और मेरी बेटी 2016 में 2016 तक ये जर्नी चलता रहा और कई सारे एक्सपीरियंसेस है। ऑफिस में फ़ोटो, जैसा ऑफिस में हमारा एक छोटा सा मंदिर और वहाँ पे फ़ोटोज़ बना हुआ होता था। तो बचपन से तो मुझे पूजा करने की आदत ही नहीं थी, मुझे पता भी नहीं था पूजा कैसा करना है क्या है। दिल्ली आने के बाद जब नया जब दिल्ली आई थी 2000, उस समय 2001 में मुझे किसी ने शिरडी से लाया हुआ शिरडी बाबा जी का एक फ़ोटो दिया, शिरडी साईं बाबा जी का। तो मुझे तो पता ही नहीं पूजा कैसे करना है, तो किचन में एक कॉर्नर में रख के बाबा जी को ऑफिस में जब जाती थी मैं बाबा जी को बाई करके जाती थी, आती थी, बाबा जी को हाई करती थी। तो एक जैसा हम आपस में बात करते, बड़े पापा बोलती थी उनको, उस तरह के बात करना, नॉर्मल सी बात करना शुरू किया।
जब वो चैतन्य ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशनल डिपार्टमेंट में आई थी तो पंचलोह के वहाँ पे गणेश जी का विग्रह वो था, तो उसको पूजा करने का जब समय आई तो मैंने सोचा अब इसको पूजा करना तो मुझे आता ही नहीं था, कैसा करूँ। तो धीरे धीरे एक आधा मंत्र का सीखा मैंने, फिर मंत्र करती थी, पूजा करती थी। लेकिन ऑफिस में जब वो डायरेक्टर या कोई एकेडमिकली कोई गड़बड़ कर रहे हैं जो बच्चे को हार्मफुल है, बच्चे कुछ और बुक्स लेके आ रहे हैं साइंस एंड मैथ्स का, क्लास कुछ और लगा रहे, बिना बुक्स की क्लास कर रहे, और क्लासेस की चेंजेस तुरंत हो जाते हैं क्योंकि विदाउट इन्फॉर्मेशन ऑफ द फैकल्टी। तो ये चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगता था। फिर मैं बोलती थी गणेश जी को, आप कॉर्नर में बैठे हो, पूजा पाठ ले रहे हो, ये सब चीज़ें नहीं है, वहाँ गलत हो रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना है तो मैं करती हूँ, ऐसे मतलब एक बात करती थी मैं। फिर एक्शन तुरंत पता भी, उसका रिएक्शन भी तुरंत, रिजल्ट भी आ जाता था। तो पहले ये नहीं समझ में आती थी कि ये सब क्या हो रहे हैं। लेकिन बचपन से मेरा भाई एक शब्द बोलता था कि ये जो बोलती है वो हो जाता है, तो तुम अपने ना आयरन टंग मत लगाया करो। मेरे भाई मेरे टांग खींचता था बहुत ज़्यादा। लेकिन मेरे पापा बोलते थे, पापा ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, तो पापा बोलते थे कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, ये हो सकता है जो होने वाला है वो पहले बोल रही होगी। तो पापा ऐसे सपोर्ट करते थे। भाई बोलता था तुम जो बोल रही हो वो हो रहे, तुम आयरन टंग मत लगाया करो, मतलब कहीं पे भी भाई ये नहीं होगा, कहते तुमने बोल दिया इसलिए हो गया, वो सच में हो जाता था। लेकिन पापा का इतना मैच्योरिटी है, पापा बोलते थे कि नहीं ये क्यों नहीं सोच रहे हो, भाई को समझा देते थे कि होने वाला पहले ही बोल रही है। तो ये कनेक्टिविटी बचपन से ही, बाद में समझ में आए ये सब बातें, बचपन में क्या हुआ, कैसा बिहेव करती थी, कैसा बातें बोलती थी, वो कैसा हो जाता था। और इवन जब मैं 7 इयर्स की 8 इयर्स की थी तब से ही मैं गांव में जब वो रात को सोते हैं तो मैं पापा को बीच में उठा के बोलती थी कि पापा बाहर कुछ आवाज़ आ रही है। पापा बाहर जाके जैसा होता है ना गांव में, चोर वगैरह कोई आए ढूंढ, तो बहुत ही दूर में कोई बछड़ा हो या डॉगी, इस तरह की जानवर, और घर से बहुत दूर में कुछ घास फूस खा रही होती थी। पापा को हैरान होता था इतनी दूर और वहाँ से आवाज़ इसको कैसा पता चला। फिर पापा ने कभी शेयर नहीं किया, लेकिन उनके बाद में उन्होंने बोला कि जब मैं मेडिटेशन में आई, मम्मी पापा को जब मेडिटेशन सब करना शुरू किया तब बोलते थे बचपन से ही तुम मेरे लिए एक मिस्टिक रही, बचपन से ही तुम्हारा सवाल को हमारे पास जवाब नहीं था इसलिए थोड़ा सा अवॉइड किया। लेकिन वो आवाज़ नॉर्मल कान को नहीं मिलने वाली थी, इतनी दूर की आवाज़ तुम पकड़ती थी। अब मुझे समझ में आ गया कि तुम कई सारे चीज़ को रिवील करने वाली हो, और ध्यान को पकड़ा, तुम इस ध्यान को और लोगों को भी बता रहे हो, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो एक कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर होते हुए मेरे पापा ने भी ध्यान करना शुरू किया। जैसा भरतनाट्यम 2016 सितंबर में भरतनाट्यम के लिए मैं और मेरी डॉटर ने ज्वाइन किया। ऑफिस के बाद भरतनाट्यम के लिए हम जाते थे, 6:30 के बाद जाके 1-1.5 घंटा करके फिर घर जाते थे। ये चलता रहा, फुल एन्जॉयमेंट, मेडिटेशन, ऑफिस, भरतनाट्यम सब चलते रहे और सेशंस करती थी बीच बीच में। आज मैं आपसे कुछ शेयर भी कर रही हूँ। इस सब्जेक्ट को इस दीप्ति के अंदर डाल दिया तो कई सारे मास्टर्स ने डाला है। तो बचपन में जब ABCD सिखाया तो हम एक दीप्ति के जैसे पैदा हो जाते, लेकिन जैसा बोलना सिखाया माँ बाप ने, चलना सिखाया, खाना सिखाया, उसके बाद जैसे स्कूल गए तो ABCD, वहाँ तेलुगु का लैंग्वेज था, AIE, हिंदी में आया ABCD। इसी तरह हर पल हमें कोई ना कोई कुछ ना कुछ सिखाते रहते, हर पल। तो जब ये किसी ने सिखाया तब जाके एक राधिका अग्रवाल बनती है, एक दीप्ति बनती है। तो लेकिन हम क्या सोचते हैं, मैं दीप्ति हूँ, मैं राधिका हूँ। लाखों लोगों ने बनाया इस दीप्ति को, लाखों लोग मिलके ही राधिका को बनाया। इस तरह की कई सारे बातें बाहर आने लगे मुझे, धीरे धीरे कई सारे यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट्स बाहर आने लगे। फिर बहुत ही सुंदर तरीके से एंजॉय करती थी।
डॉक्टर सौरव रंजन जी का क्लासेस में भी सोन कॉन्सेप्ट्स का क्लियर होता था और डिफरेंट मास्टर्स का क्लासेस अटेंड करती थी। फिर भरतनाट्यम करते करते ये सितंबर से हमने स्टार्ट किया एंड जनवरी 2017 में रायपुर में फॉरेस्ट में भी गए थे, वहाँ पे भी ट्रैकिंग किया, मेडिटेशन किया। फरवरी 2017 फरवरी में पितामह के साथ हम लोग उदयपुर ट्रिप में गए 5 दिन के लिए। बहुत ही सुंदर ट्रिप था, लेकिन उसमें से कुछ एक पॉइंट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ। उसमें पितामह से मिलने के बाद वहाँ पे एक होटल में पूरा मास्टर्स के साथ बैठे हुए थे हम सब, और बहुत ही सुंदर शब्द उन्होंने बोला। पितामह ने बोला कि शेर के सामने शेर आते हैं, बकरी नहीं आती, नहीं आ सकती, और मोतियाँ सब इकट्ठा हो रहे हैं, बस माला बनाने का बाकी है। उस बातों की गहराई समझ में आ रहा था। बिल्कुल ऐसा लगता था मैं बस चुलबुली हूँ और इधर उधर भाग दौड़ कर रही हूँ, अभी नया मेडिटेशन में आई हूँ, ऐसा कॉन्शियस माइंड बोल रही है, लेकिन उनकी बातों की गहराई भी समझ रही हूँ। दोनों दो दीप्ति है वहाँ पे। उस दिन सर ऐसे लेटे हुए थे और दिल्ली का मास्टर सेवा कर रहे थे। बेसिकली मैं अंदर जाने के लिए पहले वो नहीं थी, इंटरेस्ट, मतलब जा नहीं पाती थी, जा नहीं रही थी अंदर। तो पितामह की जो है धर्मपत्नी पत्री मैम बाहर आके वेटिंग रूम में से बोला कि आपकी गुरुदेव मास्टर अंदर क्रिकेट देख रहे हैं, आप लोग जाके कुछ बात करो, नहीं तो वो देखते रहेंगे। फिर मैं दरवाज़ा खोल के अंदर जागने की कोशिश की, अंदर जाके देखने की कोशिश किया। पितामह आराम से क्रिकेट देख रहे हैं और दिल्ली का मास्टर्स उनकी सेवा में लगे हुए थे। मैंने बोला अब अंदर जाके सर से पंगा लेना ठीक नहीं है, मैं चुपचाप बाहर आ जाती हूँ। मैं दोबारा आके मैं बाहर बैठी हुई थी। तो फिर 5 मिनट के बाद अम्मा ने बोला कि गई नहीं तुम अंदर। मैंने बोला अब तो सैंडविच बन गई, अब तो मुझे जाना ही होगा। फिर मैं दरवाज़ा खोला, मेरा इरादा यही था कि मैं वापस पीछे। सर ने बोला अंदर आओ, ऐसा बोला। फिर मैं अंदर जाके बैठी। सबसे पहले पितामह ऐसे लेटे हुए थे, उनके पैर के पास जाके बैठी थी ताकि मैं जल्दी बाहर भाग सकूं, इस तरह की इरादा था उस समय। सब लोग सेवा कर रहे थे तो मैंने उनके फूट को पकड़ा, उनके पैर के तलवों को पकड़ा, ताकि पकड़ते ही मेरा आंख बंद हो गया। मेरा जो फिजिकल बॉडी में जो मेरे पापा है वो दिखने लगे। मुझे लगा कि ये तो सबके पापा है, इसलिए मेरे पापा दिख रहे होंगे, क्योंकि सब पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को पापा के रूप में देखते हैं, इसलिए मेरे पापा दिख रहे होंगे। धीरे धीरे और मास्टर्स आए थे तो मुझे खिसकते हुए आगे बढ़ना पड़ा। धीरे धीरे जाते जाते मैं हेड तक पहुंच गई थी। हेड तक पहुंचने के बाद मेरा हाथ खींच रहा था, पितामह की हेड की ओर खींच रहा था। मैंने बोला, मेरा हिम्मत नहीं पड़ी थी कि मैं हेड के उधर हाथ रखूं। मेरे इस हाथ को दूसरे हाथ से मैं पकड़ के बैठी थी। पकड़ा, इतने दर्द हो रही थी, मैं अब आउट ऑफ हो गई, अब मेरे से नहीं हो रहा था। मैंने फाइनली पूछ लिया पितामह से, क्या मैं अपने हाथ को आपकी हेड पे रख सकती हूँ क्या? कहते हाँ। उन्होंने हाँ ऐसा बोला कि जैसा तुम हाथ रखने के लिए तो तुम बैठे हो यहाँ पे, ऐसे बोला। हाँ बोलते ही मैं हाथ को रिलीज़ किया। अब कितनी देर से पकड़ के रखी थी, हाथ को रिलीज़ करके जैसे यहाँ रखा, उनके हेड पे ऐसा रखते ही मेरा आंख बंद होते और एक सुंदर सा टॉवल में एक सुंदर सा बाबू दिख रहा था। मैंने बोला पितामह के लिए हम बच्चे हैं, इसलिए बच्चा दिख रहा होगा। जितना बुद्धि थी मेरे पास, उसी बुद्धि में ही अपना आंसर ढूंढ रही थी। जितना ज्ञान था मेरे पास, उसी में ही हम आंसर्स ढूंढते हैं। कोई भी कुछ भी बोले, अब इस वक्त आप कुछ भी बोलें और कोई भी कुछ भी बोलें, मेरे पास जितना ज्ञान है मैं उसी से समझूंगी। वो हो सकता है इतना ज्ञान भरा हुआ शब्द बोल रहे होंगे, लेकिन मेरे पास जो ज्ञान है मैं उसी से समझूंगी, उतना को नहीं समझ पाऊंगी। मेरे साथ उस समय यही हुआ। बाबू जब दिख रहा था, मुझे लगा कि पितामह के लिए हम सब तो बच्चे हैं, तो बच्चे दिख रहे होंगे, यही दिखा, यही लगा। और उन्होंने 2-3 शब्द यही बोला कि मोतियाँ सब इकट्ठा हो रहे हैं, अब मुझे माला बनाना है और शेर के सामने शेर आती है, ऐसा बात किया। फिर वहाँ से हम फ्री होके फिर 4-5 दिन ट्रैकिंग किया,
रूटी रानी महल गए थे। जैन साहब ने वो पूरा बहुत सुंदर सा, हमारा निहाल जैन सर ने पूरा ऑर्गेनाइज़ किया, बहुत सुंदर ट्रिप था। और मैं, जैसी मैम, हम सब पेड़ के ऊपर चढ़ के 2 पेड़ के बीच में लोहे की तार की वो बनाए हुए थे एडवेंचरस तरह के, उसके ऊपर चला। हम जब इस तरह की बचपना और एंजॉय करते थे, पितामह वहीं खड़े होके हम सबको बच्चे की तरह देख रहे थे फॉरेस्ट में, खूब एंजॉय किया। और रूटी रानी महल जाना था, पूर्णिमा ध्यान के लिए जाना था। पूरा फॉरेस्ट था वहाँ पे, बहुत ही वाइल्ड एनिमल्स भी बोल रहे थे उस समय। फॉरेस्ट के अंदर से ट्रैकिंग था, महल अंदर था, ऊपर जाना था। पूरा मेरे ख्याल से 2.5 किलोमीटर या 3 किलोमीटर की रास्ता था। तो हम सब मास्टर्स ने प्लान किया कि कौन गाड़ी से चलेंगे, कौन पैदल चलेंगे। फिर मैंने बोला नहीं, पैदल ही आऊँगी मैं, गाड़ी से नहीं चलूँगी। तो ठीक है, लेकिन जिनको पैदल चलना है शाम होने से पहले निकलना होगा हम लोगों को, नहीं तो अंधेरा होगा तो वाइल्ड एनिमल्स बाहर आने का चांसेस है फॉरेस्ट में। देन फिर मैं पितामह के ऊपर खाना देने के लिए वहाँ थी, और नीचे अम्मा खाना खा रहे थे, ऊपर नीचे भाग दौड़ कर रही थी। ऊपर जाके पितामह को रोटी दे रही थी, नीचे आके अम्मा को राइस दे रही थी। ऊपर नीचे मतलब 1 मिनट के लिए ऊपर, 1 मिनट के लिए नीचे, ऐसा भाग दौड़ करके जब बाहर आई, खाना वाना सब बाहर आने के बाद मैंने पूछा ट्रैकिंग टीम कहाँ है? कहते नहीं, अंधेरा होने वाला था, शाम होने वाला था, आपको लेट हो रहे, आप तो खाना देने में लगे ना, आपको बुला भी नहीं सकते थे, इसलिए वो निकल गए। मैंने बोला ये मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हैं, अब मैं जा रही हूँ। तो हमारा सहगल साहब है, रोहिणी का मास्टर है, सहगल साहब ने बोला अरे अंधेरा, शाम होने वाला है और वाइल्ड एनिमल्स बाहर आएंगे, तुम अकेले नहीं जाओगे, अब गाड़ी है, गाड़ी में हम सब चलेंगे। मैंने बोला मेरे साथ कुछ नहीं होगा, मेरे 5 हेड वाली स्नेक मुझे प्रोटेक्ट करती रहती है। तो इस तरह की शब्द बोलने लगी मैं, तो क्योंकि बिफोर डे मेरा एक्सपीरियंस आई थी कि मेडिटेशन में, उसी 4 दिन के एक्सपीरियंस में ही, कि एक 5 हेड वाला स्नेक, जिस पर्पस के लिए आप इस धरती पे आए हो, धरती पे आपकी पर्पस पूरा होने के लिए ये आपके साथ रहेगी, ये आपका प्रोटेक्शन करेगी, इस तरह की मैसेज था। लेकिन मैं मैसेजेस को बहुत सीरियसली नहीं लेती थी, आ गया तो ठीक है, बस मस्ती मजाक में लेती थी। तो उसी मस्ती मजाक में मैंने सहगल सबको बोला अरे आप क्यों डर रहे हो, मेरे साथ तो 5 मुख वाला स्नेक है, वो प्रोटेक्ट करेगी। सहगल सबको बोला ये लड़की को क्या हो गया, दिमाग हिल गया, वो अकेली जंगल में जा रही है। तो उनको डर लगा, तो मैं ऐसे आगे बढ़ी। जंगल में जाने के बाद 2 रास्ता आया, मुझे नहीं पता था किस रास्ता में वो मास्टर्स गए। फिर मैंने आंख बंद किया, मुझे ऐसा लगा कि लेफ़्ट में जाना चाहिए, तो फिर मैं लेफ़्ट में जाती गई। तो थोड़ा आगे जाने के बाद वो सब देखा था, इस वक्त कोई आ रहे, फिर वो सब हम मिलके गए। फिर जाने के बाद ये सब गाड़ी में जो आना था वो आ चुके थे। ऊपर पहुंचने के बाद तब सहगल साहब आके बोलते तुम जिंदा हो? उन्होंने क्या क्या बोलते आ रही थी तुम? मैंने बोला अब जो बोल दिया, मैं तो ठीक हूँ। कहते हैं तुम ऐसे मत भागा करो, अकेली मत भागा करो, ऐसे बोल के फिर मस्ती किया। वहाँ पे मेडिटेशन करवाया, पितामह ने फ्लूट मेडिटेशन करवाया। मेडिटेशन का ये एक्सपीरियंस रहा कि एक सुंदर सा वाइट कलर की पूरा ब्राइट एनर्जी से हाइट में एक अद्भुत लोक दिख रही थी। तो वहाँ से जब वो दिख रही थी, मैं कितना सुंदर, इतना लाइट, वाव। जब मैं वाव सोच रही थी तो वहाँ से एक सुंदर सा वाइट कलर की घोड़ा, हॉर्स निकला। मैंने बोला अरे इतना सुंदर और ब्राइट लाइट से घोड़ा। जैसा मैं वाव करती रही और वो घोड़ा का पंख निकला, विंग्स आ गया, वाइट कलर का विंग्स आ गया। तो बस इतना सुंदर लग रहा था। तो मैंने इतना सुंदर हॉर्स, जैसा मैं उसको देखने की आई, आगे मेरे अंदर आ गई। मैं फिर मैं ट्रांस में चले गई। बाद में पितामह ने बोला अब सब अपना अपना एक्सपीरियंसेस शेयर करो। मैं एक्सपीरियंसेस बोलने की स्थिति में भी नहीं थी, मैं जहाँ मेडिटेशन किया वहीं लेट के आराम से सो गई थी। ये सब फरवरी 2017 की बात कर रही हूँ। तो वहाँ से फिर वापसी में पितामह के साथ नीचे उतर के ट्रैकिंग से ही आए, पैदल ही आए। उस समय भी मेरा बिहेवियर कुछ डिफरेंट लगा मुझे ही। मैं एक साक्षी बन गई मेरा बिहेवियर के प्रति
क्या बोल रही हूँ उसमें भी मैं साक्षी बन गई हूँ, मेरा बिहेवियर की प्रतीक मैं साक्षी बन गई हूँ। और उतरते उतरते मैं ये बोल रही थी पितामह यहाँ है, और मैं ऐसे चल रही हूँ 2 कदम दूर से, मैं बोल रही हूँ सर नीचे गड्ढा है, क्योंकि अंधेरा था, अंधेरा में हम नीचे आ रहे थे, नीचे गड्ढा है या पेड़ की कोई ब्रांचेस है, तो मैं पितामह को बोल रही हूँ ये पेड़ की ब्रांच है, और पत्थर है तो पत्थर है। करते 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 जब हम पूरी तरह से ऊपर से नीचे आया, नॉर्मल ज़मीन पे जब कदम रखा, मेरे अंदर सवाल उठी, सबको गाइड करने वाला पितामह को क्या गाइडेंस की ज़रूरत थी, और मैं क्यों उनको गाइड कर रही हूँ? मैं क्यों उनकी सोल्जर की तरह बिहेव कर रही थी, एक आर्मी की तरह बिहेव कर रही थी? तो ये मेरे अंदर से लगा ये कैसा बिहेवियर है मेरा अंदर, मेरा बिहेवियर मुझे खुद को ही ऐसा लगने लगा, नयापन लगा। फिर भी उसको भी मैंने कैजुअली ले लिया। फिर आए हम लोग, उस दिन रात को कहीं दूसरा एरिया पे शिफ्ट होना था, हम सब गाड़ियों में हम जब जा रहे थे, लेकिन उस दिन रात को सबको खाना हो गया, लेकिन जो हमने सर्व किया हमारा 3-4 लोगों का खाना नहीं हो पाया। हम वहाँ से निकलते फिर ढाबा वाला के किसी को फ़ोन किया, निहाल जैन सर ने, वहाँ खाना बना के रखो, हम आ रहे 4 लोगों के लिए। लेकिन गाड़ियाँ सब रुक गए, खाना तो 4 ही लोगों को था, गाड़ियाँ रुक गए। और फिर हमने सुबह से शाम तक पितामह हमारे साथ कंटिन्यूसली क्लासेस ले रहे थे, ये सब हमारे साथ ही थे। फिर मैंने बोला कि सर तो पार्किंग में गाड़ी खड़ी है, उस पार्किंग में पितामह बैठे हुए हैं, और इतना देर पितामह को बिठाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैंने बोला कि पितामह को बोल दीजिए ना, गाड़ी तो जा सकते थे, दूसरा गाड़ी में हमारे लिए वेट कर सकते। तो बोले अभी तक हम 3-4 बोल चुके हैं पितामह को। पितामह ने बोला नहीं, आप सब खाना के आओगे तब हम सब जाएंगे। मैंने बोला ये कैसा महान आत्मा है, हमारे लिए वेट कर रहे, उनकी ज़रूरत है ही नहीं लेकिन हमारे लिए वेट कर रहे। क्या है इनके अंदर प्यार? मुझे शुरू से उनके प्यार को लेके एक बिस्टिक थी, ये प्यार ये कैसे इतना पॉसिबल कैसा है? क्योंकि बचपन से ये भी एक प्रश्न था मेरे अंदर, मैं प्यार के लिए बहुत ढूंढा, प्यार पाई, बहुत अद्भुत प्यार पाई, अपने माँ बाप से भी, भाई से भी, रिलेटिव से भी, टीचर से भी बहुत प्यार करते थे, पढ़ाई बहुत अच्छी करती थी तो प्यार बहुत करते थे, लेकिन वो नहीं था, मुझे कुछ और प्यार चाहिए था। और ढूंढते गई, मेरे यार दोस्तों से मुझे प्यार मिली, जहाँ जाऊँ वहाँ प्यार मिल रही थी, लेकिन भूख नहीं मिटी, और कुछ प्यार के लिए ढूंढ रही हूँ मैं, क्या है, कुछ और प्यार ढूंढ रही हूँ, कौन सी प्यार है मुझे नहीं पता था, कौन सी प्यार के लिए ढूंढ रही हूँ। लेकिन यहाँ आके जो पितामह से ये सब देख रही हूँ तो ऐसा लग रहा था बचपन से मैं जो ढूंढ रही हूँ वो तो इनके अंदर है। ये कैसा पॉसिबल हो रहा है, 6 फीट की इस शरीर में इतना प्यार कैसा हो सकता है? ये ऐसा हो भी सकता है क्या? ऐसा भी एक इंसान होता है क्या? लेकिन मैं शेयर नहीं करती थी किसी से, शेयर करती थी कम, बहुत कम, 1%। 99% मेरा अंदर ऐसा ऐसा तूफान चलती है। जब तूफान चलती है, प्रश्न उठती है, तो जवाब के लिए अंदर से ही वो वेव आ जाती है, तो जवाब मेरा अंदर से ही निकलता था। फिर मैं धीरे धीरे पितामह को पहचानने लगी, उनकी असली तत्व को पहचानने लगी, फिर उनकी जो 6 फुट की बॉडी से कुछ और समझने लगी, नहीं ये यहीं तक सीमित नहीं है, कुछ और। 1.5 घंटा हमारे लिए, 1-1.5 घंटा हमारे लिए वेट किया। हम खाना खाने के बाद सब थक जाके साथ में गाड़ियों में हम गए और वहाँ पे रुके थे। तो उस ट्रिप में इतना कुछ हुआ।